कोविड के बाद क्या लोगों की इम्यूनिटी कम हुई है? ये जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो ये हरी भरी करी वाला हमारा जो लाइफस्टाइल है, ये इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें कम होती है। और हम दोष देते हैं इम्यूनिटी को, सरकार को और इन सब चीज़ों को। कहाँ से क्या करेंगे? भाई कचौरी में बेसन रहता है कि जो आपको विटामिन देता है, दाल रहती है प्रोटीन देता है, तो बोले दिन में एक आध कचौरी खाई तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उबल जाती है। क्या B12 को किसी फ्रूट के थ्रू या किसी खाद्य पदार्थ के थ्रू बेहतर किया जाता है या इंजेक्शन या दवाई जरूरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, रॉ फ्रूट्स लेते हैं, तो मिल्क लेते हैं, तो आपको इसकी पूर्ति हो जाती। भगवान ही अपने शरीर में 25 साल का तो स्टॉक करके बेचता ही है। हम लोग जो इंडियंस रहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा वापरते हैं, 10 से 12 ग्राम नमक पर डे खा जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। कि आपका जो पानी है उसका TDS कैसे मापें? मौसम के बदलते ही अधिकतर लोगों को वायरल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, या कुछ लोगों में मौसमी परिवर्तन के चलते एलर्जीज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लोग इसे सामान्य बात कहकर कई बार टाल देते हैं कि मौसम के साथ ये समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। कुछ लोग बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अपने आप ही ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, और कई बार घरेलू उपचार बड़ी प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर देते हैं। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स को सही समय पर डॉक्टर के साथ मिलकर ठीक किया जा सकता है। तो मौसम के साथ होने वाली बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए, इसी के बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर के कंसल्टेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर योगेश शाह। बाय द वे, एक बात और बता दूं, इंदौर का कोकिलाबेन अस्पताल संपूर्ण मध्य प्रदेश में 24 घंटे विशेषज्ञों की सुविधा देने वाला एकमात्र अस्पताल है जहां उच्चतम इलाज मुहैया कराया जाता है। चलिए इसी के साथ आइए अब करते हैं शुरू आज का पॉडकास्ट द नवनीत शो, हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर योगेश शाह के साथ। डॉक्टर योगेश शाह, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द नवनीत शो। थैंक यू वेरी मच। मौसम जो है बदल चुका है, मानसून का मौसम जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है, चाहे वो सर्दी खांसी हो, पेट की प्रॉब्लम्स हो। क्या इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? देखिए क्या होता है कि ये जो मौसम रहता है पर्टिकुलरली, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस, मतलब डिफरेंट टाइप के जो कीटाणु होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को अटैक करते हैं, वो फ्लेयर अप हो जाते हैं, वो फलते फूलते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ पे अभी ठीक इंदौर तो काफ़ी अब स्वच्छ शहर हो चुका है, उसके बावजूद चूँकि ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो तो हम नहीं बदल सकते जी, तो उसकी वजह से ये कीटाणु पनपते हैं और उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की शक्यता बढ़ जाती है जी। जैसे कि आप देखें, जो बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं, बहुतों को डायरिया होता है, वायरस से पतले दस्त लगते हैं, उल्टी होती है, जो सबसे कॉमन होता है, पेट दर्द होता है। और यदि हम स्ट्रीट फूड खाते हैं, जो कि हमारे यहाँ इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है, और वो एक सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि इतना हाइजीनिक फूड हमको नहीं मिल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है जिसकी वजह से इस तरह की बीमारियाँ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। दूसरा होता है, आपने जैसे बताया, खांसी जुकाम, यस, एलर्जी, क्योंकि अब हम गर्मी से बारिश के मौसम में जा रहे हैं, तो ये जो ट्रांजिशन जोन रहता है, ये इस वक्त में हमारा बॉडी उसको एडॉप्ट करने में किसी को तासीर रहती है, उसकी टेंडेंसी रहती है, वो फट से कीटाणु उसमें पकड़ लेते हैं। तो वायरस से भी होते हैं, बैक्टीरिया से भी होते हैं, फंगस से भी होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के निमोनियाज होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, तो वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, मतलब थ्रोट और वहीं पर ही खाली अफेक्ट करेगा। और कुछ होते हैं जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब लंग्स में भी जा सकते हैं जी। आपका जो रेस्पिरेटरी ट्री रहता है, जिसको ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं, जिससे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, उसको भी अफेक्ट करते हैं, जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। मतलब वो सांस की नली सिकुड़ जाती है और ऐसी आवाज़ आती है खांसी के साथ में, तो उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है, और क्रॉनिक वाले को भी जब वापस से होता है उसको एक्यूट ऑन
क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। तो ये सबसे कॉमन चीज़ होती है, और धूल और धुआं इसमें और एड ऑन करता है। हाँ राइट। और यही सीज़न होता है इसमें अस्थमा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यस, ये जो अस्थमा है, मतलब आगे के स्टेज फिर अस्थमा जिनको रहता है, तो चूंकि ये जो एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस होते हैं, वातावरण हम गर्मी से ठंडी में, तो किसी किसी की जेनेटिक टेंडेंसी भी रहती है, फेमिलियल टेंडेंसी रहती है, और किसी किसी को एलर्जी होती है। तो उन एलर्जीज की वजह से ये जो ट्री है पूरा का पूरा, ये इसमें सूजन आ जाती है एलर्जी की वजह से, और वो बांसुरी के माफिक हो जाता है। अच्छा, छेद, ये एक पूरी पाइप है, उसमें ऐसे ऐसे कफ जम जाते हैं, तो वो आवाज़ आती है पेशेंट को। वो खुद बोलते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर से स्नोरिंग, विस्लिंग हो रहा है। तो ये जो है बीमारी, आज के ज़माने में यदि हम धूल धुएं से प्रोटेक्शन करें, कुछ खान पान में हम ध्यान रखें, जैसे कि ठंडे फ्रूट ना खाएं, जामफल, सीताफल, केला, अंगूर है, बर्फ़ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, जिन चीज़ों से एलर्जीज बहुत कॉमन होती है, जैसे बैंगन, इससे बहुत कॉमन एलर्जी होती, अंडे से होती है, कोई कोई लोग मीट और चिकन से भी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव रहते हैं। तो यदि इनका सेवन करेंगे तो हो सकता है जो हिडन, जो छुपी हुई बीमारी है वो बाहर आ जाएगी, और पेशेंट को अननेसेसरी खांसी और बुखार में उलझ जाता है। बहुत सी बार वही चीज़ जब नीचे जाती, निमोनिया हो जाता है और भर्ती की नौबत आ जाती है। तो इन सब चीज़ों से ध्यान देना चाहिए। शायद यही रीज़न है कि सावन के महीने में या चातुर्मास में लोग बैंगन नहीं खाते। हाँ, ये सब देखिए हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, सब चीज़ें बड़ा साइंटिफिक वे में करके गए हैं, कि भाई शाम को आपको 6 बजे बाद भोजन नहीं करना चाहिए, त्याग करें सूर्यास्त के बाद, और ये बैंगन ना खाएं जैसे। तो ये सब सही बात है। तो वो लोग भी उस वक्त में उनको भी काफ़ी चीज़ें मालूम थी, आज हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं इन चीज़ों को। जी जी। इस मॉनसून के सीज़न में जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये तो कॉमन बीमारियां हैं ही। इसके अलावा ये बारिश और कौन कौन सी बीमारियां लेकर आती है जिससे हमको प्रिकॉशनरी तैयार रहना चाहिए? देखिए, खास तो मैं डेंगू और मलेरिया के बारे में अब लोगों को अलर्ट करना चाहूँगा कि डेंगू से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे अस्पताल में कोकिलाबेन में हम लोगों ने 10-10 हज़ार प्लेटलेट, 5-5, 7-7 हज़ार प्लेटलेट काउंट पर भी बिना ब्लड चढ़ाए पेशेंट मरीज ठीक किए हुए हैं, हमारे पास में रिकॉर्ड है। जी जी। तो इससे डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। जो खाली हेमरेजिक डेंगू फीवर होता है, वो जो वेराइटी होती है वो खतरनाक होती है, जिसमें कि मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, और इसकी वजह से आपके फेफड़े, किडनी, हार्ट, लीवर, इनको डैमेज होता है, ब्रेन को भी डैमेज होता है, और पेशेंट को बचाना उस स्थिति में मुश्किल हो जाता है। किंतु यदि पेशेंट है, हो सकता है हम आईसीयू सेटअप में उसको भी बाहर निकाल लें। तो इससे डरने की कतई ज़रूरत नहीं है, और बिना बात डेंगू की जांचें बिल्कुल ना करें जब तक आपका फिजिशियन आपको एडवाइस नहीं करता है, ये जांच नहीं करना चाहिए। कोविड के बाद क्या लोगों की इम्यूनिटी कम हुई है या ठीक है? देखिए, इम्यूनिटी पर्सन टू पर्सन डिफर, एक आप जनरल रूल ऑफ थंब तो नहीं बना सकते हैं कि ओवरऑल इम्यूनिटी कम हुई है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोविड इटसेल्फ जो हुई है उससे लोगों की कुछ डिजीजेस के प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। वैक्सीनेशन हो गया है, इम्यूनिटी और बूस्टअप हो गई है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि हमारे हर एक नागरिक को ये सुरक्षा दी है जी। तो इम्यूनिटी एज सच ओवरऑल ऐसे कम नहीं होती, ये डिपेंड करती है। तो जैसे इम्यूनिटी जो है, जैसे इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए लोग भाग भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन्स की प्रिपरेशन, प्रोटीन की प्रिपरेशन खाते हैं, गलत है। हाँ, देखिए, इनका कोई उपयोग नहीं है। आज यदि हम हमारे देश में देखें तो
बहुत से लोगों को बेचारों को 2 जून पूरा खाना भी नहीं मिलता है। हम यदि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स और ये दूसरी चीज़ की बात करें, नहीं मिलता उन लोगों को। कौन से वो लोग शाम को काम करके हमसे 10 गुना ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, कौन से गड्ढे में गिर जाते हैं शाम को। इट्स नॉट लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के खाने से ही इम्यूनिटी बढ़ेगी, कुछ तो आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, वो तो प्ले करेगा। बाकी यदि आप आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है स्ट्रेस, चिंता। इन चीज़ों से भी आपका इम्यूनिटी, जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, स्लीप डिप्राइवेशन और ये सब, इन चीज़ों को, लाइफस्टाइल को हमको मॉडिफाई करके इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। एक्सरसाइज करके, वॉक करके हमको इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, ना कि हम रात को 12 बजे सो करके 4 बजे जिम पे चले गए और मेहनत कर रहे हैं और पता पड़ा हमको हार्ट अटैक आ गया। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, हमारी प्रॉपर स्लीप भी हो। तो स्लीप डिप्राइवेशन गलत है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में ये जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो ये हरी वरी करी वाला हमारा जो लाइफस्टाइल है, ये इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें कम होती। और हम दोष देते हैं इम्यूनिटी को, सरकार को और इन सब चीज़ों को। कहाँ से क्या करेंगे? क्योंकि हम फूड के प्रति लापरवाह है। तो सभी चीज़ों को यदि हम कंबाइन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी जी। ऐसा। अगर हम कुछ ऐसे फूड की या फ्रूट की बात करें जी जो रेगुलर बेसिस पे आप खाएं तो आप हेल्दी रहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक इंसान को खाना चाहिए? देखिए सभी फ्रूट्स अच्छे रहते हैं, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी रहती है। किसी में विटामिन सी ज़्यादा रहता है, किसी में B12 और B कॉम्प्लेक्स, दूसरे ये विटामिन ज़्यादा रहते हैं, डिपेंड करता है। तो जो फ्रूट्स हैं, आप रॉ फ्रूट खाएं, कभी भी फ्रूट जूस ना पिए। जूस पीना मतलब आपकी जीभान को स्वाद देने के लिए है। वो जूस जो आप फेंक देते हो, वो तो गाय ढोर के क्या काम आना है खाली। मतलब आपने कुछ भी नहीं पिया, खाली एक शायद हो सकता है कि आपको रुपए में 10 पैसे का उसको फायदा मिलेगा, 90% तो आपने फेंक दिया। तो फ्रूट को अच्छी तरह से साफ करके, क्योंकि आजकल हम सबको मालूम है इसमें भी बहुत पेस्टिसाइड्स और ये तो होते ही हैं, इनके ऊपर बहुत सारे चीज़ें करके चमकदार बनाते हैं। तो वो हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उस पर। आजकल जो स्ट्रीट फूड, क्योंकि हम इंदौर में रह रहे हैं, स्ट्रीट फूड के नाम पर हम लोग बहुत पॉपुलर भी हो गए हैं, चाहे पानी पूड़ी हो या कचौरी समोसा हो, इस मौसम में कितना डेंजरस हो सकता है? अभी ही एक व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा किस्सा चल रहा है कचौरी के लिए, कि भाई कचौरी में बेसन रहता है कि जो आपको विटामिन देता है, दाल रहती है, प्रोटीन देता है। तो बोले दिन में एक आध कचौरी खाई तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उबल जाती है। तो देखिए ये सब चीज़ें आप कभी कभार खाते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल खाओ। पर ये मैसेज भ्रामक है, ये गलत मैसेज है। वैसे ये मैसेज भ्रामक तो पूरा तो नहीं कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये जो हम पूरा बॉईल कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट स्टराइल हो जाता है। ठीक है। यदि तो वो इन्फेक्टेड, जो ऑयल जो बार बार यूज किया जा रहा है वो गलत है, वो गलत है। ठीक है। हमारे इंदौर में पहले जो हमारे मारवाड़ी लोग रहते थे, कितनी ही कचौरी खा जाते थे, उसके बाद 250-500 ग्राम रबड़ी भी खा जाते थे और अच्छे भले रहते थे। तो ये जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है कि आज हम लोग इन चीज़ों को पचाने के लायक नहीं बचे, उसकी वजह से भी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम ज़्यादा देती है। तो स्ट्रीट फूड डेफिनेटली यदि हाइजेनिक नहीं है, यदि कोई भी आता उल्टी दस्त का, मैं पूछता हूँ मरीज को कि भाई तुमने कचौड़ी समोसा पानी बतासे खाए, 100 में से 98 में हाँ मिलता है जवाब, जो आपने अभी पूछा। यस, क्योंकि वो चीज़ एक अलग चीज़ है कि हाइजेनिक नहीं है, वो किस पानी में बना रहा है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी भी हमको देखना है। जी, ये बड़ा रीज़न है। अच्छा, B12 का जिक्र आपने किया था, क्या B12 को किसी फ्रूट के थ्रू या किसी खाद्य पदार्थ के थ्रू बेहतर किया जाता है या इंजेक्शन या दवाई जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, रॉ फ्रूट्स लेते हैं, तो मिल्क लेते हैं, तो आपको इसकी पूर्ति हो जाती। भगवान ही अपने शरीर में 25 साल का तो स्टॉक करके भेजता ही है। अभी ये B12 की डिफिशियंसीज क्यों इतनी हो रही है?
विटामिन डी की डिफिशियंसी क्यों इतनी हो रही है, इसका रीज़न कहना मुश्किल ही है कि ये हमारा लाइफस्टाइल है या हम लोग ये जो जहर खा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, केमिकल जो, ये भी एक रीज़न यस, सरकार का इस पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए और ऐसा कानून होना चाहिए कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ये इस तरह की लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, रॉ फ्रूट्स आप लेंगे, आपको इनफ रॉ फ्रूट्स में आप जैसे सेव फल है, संतरा है, अनार है, चीकू है, केला है, यदि आपको किसी चीज़ से, उस पर्टिकुलर फ्रूट से एलर्जी नहीं है, आप लीजिए, बिल्कुल मिलेगा आपको B12। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इस मौसम में सर इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए क्या किया जाए? वही मैंने बताया ना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सब चीज़ यदि हम घूम फिर करके आते हैं तो वही है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, या डे टू डे रूटीन जो कॉमन जो बीमारियां होती है, यदि हमने हमारी लाइफस्टाइल ठीक रखी, लाइफस्टाइल मतलब कि 7 एस होता है, एक स्लीप होता है, दूसरा अच्छी स्लीप होना चाहिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब बिना एक्सरसाइज का जीवन, वो भी खराब रहता है, तीसरा होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस आज की तारीख में सबको है जी, एक बेचारे बेगर को भी है, एक मल्टी मिलियनर को भी, हर एक के अपने अपने लेवल है स्ट्रेस से, उससे लड़ते भिड़ते रही है। शुगर होता है, सॉल्ट होता है, तो ये सब चीज़ों पे इस पे ध्यान दें और उनकी सीमित मात्रा लें। अब आप पूछेंगे सीमित मात्रा मतलब क्या? आप जैसे नमक का हम सोचें, सॉल्ट का, तो हमारे देश में हम लोगों को 6 ग्राम नमक इनफ रहता है। हम लोग जो इंडियंस रहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा वापरते हैं, 10 से 12 ग्राम नमक पर डे खा जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट बहुत सी बार नमक बंद कर देते हैं, सोडियम कम होने से बेहोश होकर के भर्ती हो जाते हैं। बंद भी नहीं करना, जब तक डॉक्टर नहीं बोले बंद करने की कभी सलाह नहीं देते, कम जरूर कर लें। आपको मिनिमम 6 ग्राम नॉर्मल आदमी को चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली यदि ब्लड प्रेशर का क्या ग्रेड है, उसकी किडनी पे उसकी वजह से क्या डैमेज हुआ, अकॉर्डिंगली नमक की मात्रा तय होगी। दूसरा चीज़ शुगर, बहुत से लोग पूछते हैं मेरे को कि शुगर फ्री टेबलेट लेना चाहिए कि नहीं, जो आती है बाजार में, क्योंकि स्वाद के लिए ज़रूरी है। हाँ। कि आज एकदम से ऐसे कैसे कोई मशीन तो नहीं है स्विच कर लिया कि भाई शुगर आप खत्म कर दिया आपने, खत्म बंद कर दिया, आज से मैं शुगर नहीं खाऊंगा। देखिए, इसके लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई स्टडी नहीं हुई है कि आपको पर डे कितनी टेबलेट ले सकते हो शुगर फ्री। तो एक टेबलेट 5 ग्राम के बराबर होती, 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच हुआ। तो ये है जो एक जनरल कंसेंसस है ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड, जो प्रैक्टिकल अनुभव के हिसाब से 3 टेबलेट तक लेने में कोई नुकसान अभी तक नहीं पाया गया। 3 टैबलेट्स इन अ डे। ठीक है, दैट्स ऑल। कूल। आपने नमक का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि आजकल मार्केट में अलग अलग तरह के नमक आ रहे हैं, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ये सॉल्ट, सेंधा नमक। कौन सा नमक सबसे बेहतर है जो हमको रोज़ कंज्यूम करना चाहिए? देखिए, रॉक साल्ट आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ है, हमारे बुजुर्ग कहे गए कि अति किसी भी चीज़ की खराब होती है। ठीक बात है। तो मैं कुछ पार्टी से भी उसका कंपैरिजन कहता हूँ कि भाई ये वाली पार्टी है, ये नमक ये वाली पार्टी, पेशेंट समझ जाता है इमीडिएटली कि हाँ, ये पॉलिटिकल तरीके समझा देते हैं, वो समझ जाता है जी। तो मैंने बता दिया मात्रा आपको कि इतनी मात्रा के ऊपर नहीं लेना चाहिए। ठीक बात, क्योंकि आयोडीन भी ज़रूरी है और वो हमको नमक कितने मिल रहा है। यस। आजकल पानी जो है उसके अंदर TDS कितना होना चाहिए, ये बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और मुझे लगता है इसका आंसर आपको करना चाहिए कि आपका जो पानी है उसका TDS कैसे मापें? यस, देखिए, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। पानी जो, जैसे यदि हम लोग हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ नर्मदा नदी है जी। तो जो नर्मदा नदी का TDS है ये अराउंड 300 के आजू बाजू है। तो ये पोर्टेबल वाटर है, मतलब कि आप पीने योग्य पानी है, बिना किसी RO के, बिना किसी फिल्टर के आप एक मामूली कपड़े से उसको छान करके पी सकते हो। उसको बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम ज़्यादा बॉईल करते हैं तो ये जो मिनरल्स और इनका लॉस होता है। TDS का आपने पूछा, तो आइडियल TDS होता है 100 ± 50 आइडियल, कि जिसमें आपका मिनरल का है, विटामिन का है, सॉल्ट का लॉस
नहीं होता है, पर अप टू 300, 400, 500 TDS तक भी, अबो 500 वो हैजार्डस हो जाता है क्योंकि स्वाद भी नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट और ये हमको हानि पहुंचा सकता है जी। किंतु नर्मदा का जो मैंने बताया कि आप पानी आपको आरओ छान का के भी पी खर्चा सकते हैं। करने की ज़रूरत नहीं है, आप छान के पी सकते हैं। यदि हमारे देश में रहना है वो थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन होते रहना चाहिए, ये एक टाइप का वैक्सीनेशन का काम करता है। अच्छा। तो जो थोड़ा थोड़ा सा होगा वो आपके पेट को बढ़िया बना देगा। यदि आप हमारे देश में, यदि हमारे रिलेटिव कोई यूरोप से, USA से आता है तो वो हमारे घर का पानी पी करके उसको डायरिया हो जाता है, जी। हमको नहीं होता है। यदि हम किसी कहीं और दूसरी कंट्री में जाएं, जगह पर जाएं, जगह पे जाएं, झोपड़ी झुग्गियाँ, वहाँ पानी पिएंगे, हमको डायरिया हो जाएगा। ये रिलेटिव इम्यूनिटी है, गॉट इट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रोजाना भी बॉईल करके पीने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो TDS का बताया, आइडियल रहता है 100 ± 50, वो आपको TDS रखना है। जो 30 पे रख के चले जाते हैं स्वाद के लिए, गलत है। आप यदि देखें तो कोई भी 100% मिनरल वाटर ये बॉटल्स है ही नहीं। तो हमारे देश में में दे आर नॉट अप टू द मार्क, मतलब वो 100% यदि मार्क्स हम देंगे तो एक आध दो ब्रांड को छोड़ करके कोई भी टच करती ही नहीं है 80% को भी जी। तो इसके नाम पे ये जो पानी बेचा जा रहा है ये शुद्ध गलती है। दूसरी चीज, ये जो प्लास्टिक की बोतल में जो हम लोग पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक के से कैंसर होता है, ये बात अब डॉक्यूमेंट हो चुकी है जी, हो चुकी है। पिछले 10-1 साल पे इस पे काफ़ी रिसर्च हो चुका है और ये पाया गया है कि जितने भी ये जो प्लास्टिक अभी भी कैसे चल रही है, ये सब प्लास्टिक के बॉटल्स में महीनों पुरानी बॉटल्स किस तरह से बिक रही है। जैसे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े मेले होते हैं, 1-1 महीने चलते हैं, करोड़ों बॉटल्स का कंजम्पशन होता है। कब उसमें पानी भरा गया है, किस प्लास्टिक की बोतल में भरा गया है, हमको नहीं मालूम, नहीं पता। आपने बहुत बड़ा एक इशू आज रेज किया है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी तरह से हम जो प्लास्टिक अंदर ले रहे हैं वो सिर्फ पानी के माध्यम से नहीं, और भी बहुत सारे तरीके ये हैं। एक कैंसर का बहुत बड़ा सोर्स है। थोड़ा बताएं कि और कौन कौन से जरिए हैं जिसके थ्रू लोग अपने शरीर में प्लास्टिक लेकर जा रहे हैं। एक पानी तो हो गया, आपने बताया, जो प्लास्टिक जो भी आप जैसे कितने भी पैक्ड ये जो रहते हैं प्लास्टिक्स में, ये सभी हार्मफुल है अदरवाइज देखें तो ये जो न्यूट्रासिटिकल माफिया है ये आजकल बहुत हावी है इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये जो रुपए की जो चीज़ है हम लोग 20-20, 50, 100 रुपये में ये जो खरीद रहे हैं, गलत है, गलत है बिल्कुल। इसी सीजन में अगर हम देखें तो स्किन एलर्जीज भी बहुत सारी होती हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो चमड़ी रहती है, क्या होता है कि जैसे हमने अंडर गारमेंट से आपने प्रॉपर नहीं सूखे तो उसमें भेज, हमारे गुजराती में भेज बोलते, ह्यूमिड जो रहता है, थोड़ा सा पूरा सूखा हुआ नहीं रहता है, तो वो जो फंगस को ग्रो करने में जैसे पहने हैं तो फंगस उसको पकड़ कर लेगा। फिर ह्यूमिडिटी रहती है, पसीना आता है, मोटापा रहता है, डायबिटीज़ रहता है, तो उनको इजीली ये फंगस, और पर्टिकुलरली जांघ के आजू बाजू ज़्यादा होता है, बगल में ज़्यादा होता है, या जिनकी किसी कोई फंगस इम्यूनिटी लेवल कम है, जैसे जिनको क्रॉनिक डिजीजेस रहती या इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स पे रहते हैं, डायबिटीज़ रहती, किडनी की डिजीज़ रहती, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, नहाने के लिए तो जो टॉवेल है, तो हम लोग जो गमछे जो हमारे बुजुर्ग लोग वापरते थे वो वापरना चाहिए। अच्छा। इस मौसम में या वो जल्दी सूख भी जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो रुए रहते हैं तो एक जो आपका उसके ऊपर कीटाणु चिपका है वो शरीर के दूसरे भाग में भी ट्रांसमिट होने की शक्यता रहती है। तो ये जो गमछे है जो हमारे बुजुर्ग, आजकल फैशन की वजह से हम लोग उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है, जबकि वो सबसे सस्ता सबसे अच्छा ऑप्शन है और इस मौसम में बहुत जल्दी सूख भी जाता है जी। तो उसको वापरना चाहिए, गमछे को, पारिवारिक गमछे। यस क्या बात पर वो फैशन के चक्कर में हम लोग इन सब चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं लोग। सही बात है। एक बड़ी
कॉमन बीमारी आजकल देखने जा रही है वो युवाओं में भी, वो है बीपी की, ब्लड प्रेशर का एकदम से शूट करना। क्या लगता है आपको, क्या कारण मैंने हो सकता है? बताया ना, जो हमारी लाइफस्टाइल है, हरी वरी करी वाली, ये जो लाइफस्टाइल है ये इसका बाय प्रोडक्ट है ना। दूसरी चीज कुछ ठीक है, जेनेटिक टेंडेंसीज रहती हो है। सकती है। तीसरा मैंने बताया लाइफस्टाइल, ये ही कि उसकी वजह से भी। और एक हमारे देश में बहुत अनहेल्दी कंपटीशन है। आज किसी भी प्रोफेशनल उसमें देखें, स्कूल में बच्चे को है तो उसको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना है, खाली पढ़ाई से उसको पार नहीं आना है। बहुत सारी चीज़ हैं जो उसको एक अनड्यू स्ट्रेस प्रोड्यूस करती हैं। तो अपन यदि बच्चों को देखें, प्रोफेशनल लाइफ में देखें, हमारे इंडस्ट्रीज़ में देखें, जॉब में देखें, तो ये जो अनहेल्दी कंपटीशन है उसकी वजह से भी बहुत स्ट्रेस होता है कि कहीं पे ऑफिसर को प्रॉब्लम है, ऑफिसर की वजह से क्लर्क को प्रॉब्लम है, क्लर्क की वजह से ऊपर के ऑफिसर को प्रॉब्लम है। तो ये भी जो स्ट्रेस पैदा करता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जी। दूसरी चीज, जो हमारे पहले संयुक्त कुटुंब, जो हमारा फैमिली हुआ करता था, तो सब चीज़ें जो है उसमें डाइल्यूट हो जाती थी बुजुर्ग के द्वारा। अब वो चीज़ें नहीं रही, न्यूक्लियर फैमिली है। और जो लोगों की अब टॉलरेंस कैपेसिटी, जो इंटॉलरेंस की बात करते हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो अभी इन युवाओं में है, वो उनको सिखाना चाहिए। तो जो हम लोग मंदिर जाते हैं, धर्म करते हैं, हम लोग योगा करते हैं, काय के लिए करते हैं? इसी के लिए करते हैं कि ताकि हमको इन चीज़ों से लड़ने की शक्ति मिले, क्षमता हमारी डेवलप हो। वो होगी ऑटो। देखिए स्ट्रेस मैंने बताया सबको है, एक भिखारी को भी है और एक मल्टी मिलियनर को भी है जी। उसको उसके लेवल पे कंपटीशन है, इसको इसके लेवल पे कंपटीशन है। उसको उसी से लड़ना है। अपने को हमारी कितनी ज़रूरत है वो देखो जी जी, कि भाई मेरे पास ये गाड़ी है। आज छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ कि पापा वो मेरा जो है स्कूलमेट तो इस वाली होटल में जाता है, हम तो जाते ही नहीं है। जी जी जी, मतलब आज बोले मेरे दोस्त के पास तो ये वाली मोटरसाइकिल है, ये वाला मोबाइल है, कि भाई 5,000 के मोबाइल से काम, भाई जबकि 5,000 वाली भी यूटिलिटी नहीं है शायद उसको, और वो 50,000 2 लाख का मोबाइल खरीद के घूम रहा है। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस तो करेगी ना कहीं से। बड़ी बात है। तो आज जो आदमी ये माहौल, जो तड़क भड़क, ये सब चीज़ें देखता है, देख देख के उसके मन में भी इच्छाएं जागृत होती है और वो गलत धंधों में, गलत हैबिट में घुस जाता है और उसको स्ट्रेस की वजह से ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बाकी बीमारियां होती है। ये भी एक कारण है। हाँ बिल्कुल सही कहा। आजकल इनफैक्ट एंटीबायोटिक्स को लेने का भी फैशन बढ़ा हुआ है, बिना किसी डॉक्टर से पूछे जाकर एंटीबायोटिक्स। ये देखा जैसे इस मौसम में सर्दी खांसी का हुआ, मेडिकल पे जाके दवाई, मेडिकल पे ले जाके एक तो दवाई ले लेते हैं और हायर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। अब हालांकि मैं भी हायर का और लोअर का ऐसा कह नहीं सकते हैं भाई। बहुत सी बार आते हैं पेशेंट मेरे पास में, जैसे आपने ब्लड प्रेशर का मेरे को पूछा कि साहब मैं ब्लड प्रेशर की आपने मेरे को 100 मिलीग्राम वाली गोली लिख दी, मेरा कजिन तो खाली 5 मिलीग्राम वाली गोली ले रहा है, तो 100 मिलीग्राम की तो बहुत पावरफुल हो गई। ऐसा नहीं है, वो 100 मिलीग्राम उस केमिकल की मात्रा है, उस वाले पर्टिकुलर पावर में वो मिलती। 5 मिलीग्राम उस वाले, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि 5 वाली देना है, 50 वाली देना है, 100 वाली देना है, 500 वाली देना है कि 1000 मिलीग्राम। यदि आपने 500 मिलीग्राम को 0.5 ग्राम करा तो पेशेंट को पावरफुल नहीं लगता है। यदि 1000 मिलीग्राम को 1 ग्राम लिखा, मैं बहुत से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और इनके वीपीस को भी बोलता हूँ कि आप लोग इसको 1 ग्राम करें 1000 मिलीग्राम को, तो वो 1 ग्राम उसको पावरफुल नहीं लगता है। आपने यदि 1000, जैसे मेटफॉर्मिन है, डायबिटीज के प्रिवेंशन के लिए देते हैं, पीसीओडी के लिए देते हैं, आजकल लड़कियों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो उनको लगता है अरे 1000 मिलीग्राम की गोली लिख दी मेरे को, जबकि वो नॉर्मल प्री डायबिटिक स्टेज में भी देते हैं।
तो और ऐसा पढ़ने में बड़ा लग जाता है, पढ़ने में, और वही जो दूसरे 1 मिलीग्राम की गोली देंगे यदि हम उसको, तो वो शाम तक शुगर लो होकर के बेहोश होके गिर जाएगा। तो ये 1 मिलीग्राम वाली गोली बेहोश हो गए कि 1000 वाली से नहीं हो गए, तो ये आपका प्रिंसिपल कहाँ गया। तो मैं पेशेंट, और ये प्रॉब्लम अनपढ़ में भी है, पढ़े लिखे में भी है, दोनों में ही है ये। दोनों में है। ठीक है। आजकल जो है जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो आसपास के लोग बड़ा ज्ञान देते हैं, उसमें ये भी कहा जाता है कि पपीते का जूस पी लो यार तुम। बरोबर कितना है। ठीक है। यस, देखिए ये सब चीज़ें, हाँ मैं अभी एक हॉस्पिटल में गया था तो देखा कि खाली पपीते लटक रहे हैं, सब पत्ते गायब थे। तो मैंने गार्ड को पूछा तो बोले साहब वो अभी ये प्लेटलेट्स का चल रहा है तो सब पत्ते खा रहे हैं, पत्ते खा खा के बहुत से उल्टी भी करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने, फार्मा इंडस्ट्री ने इसका फ़ायदा लेते हुए टेबलेट्स भी बना डाली है, जो कि कोई भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल टेबलेट लेंगे, यदि आप पेन किलर्स अवॉइड करेंगे, डॉक्टर के अंडर में आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, बिना प्लेटलेट, मैंने बताया 5-5, 7-7 हज़ार में भी जब तक ब्लीडिंग नहीं हो प्लेटलेट चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपका किडनी, लीवर, हार्ट, फेफड़ा ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अल्टरनेटिव मेडिकेशन होता है इसका कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़, इसी पे से मैं आपको ये जो किस तरह से लोग भाग फ़ायदा उठाते हैं, कमर्शियल बेनिफिट कैसे लेते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे आजकल ये पेन बाम चलते हैं और ऑइंटमेंट चलते हैं, तो हाँ पेन किलर। तो पहले के ज़माने में क्या था कि डाम लगाते थे, आज भी लगाते हैं, कि आपको पेट दर्द हुआ ऊपर की चमड़ी जला देते हैं। अभी मैंने 10 एक दिन पहले ही एक केस देखा, तो ऊपर की चमड़ी, इसको डाम लगाना बोलते हैं। तो ये एक तरह का काउंटर इरिटेशन थेरेपी हुई, मतलब अंदर का पेट दर्द आपको महसूस नहीं होगा ये जलन की वजह से, क्योंकि आपने इतनी चमड़ी जला दी। सेम वे ये जो बाम और ये सब आते हैं, जो भी सो कॉल्ड, में किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो ये मेंथॉल ठंडक, आप खुद देखना कि आपने वो इस टाइप के जो भी ब्रांड आते हैं आपने भी लगाए होंगे, तो जो भी 10-15 मिनट जब तक ठंडक रहती है तब तक आपको रिलीफ रहेगा उसका, उसके बाद वापस दर्द वहीं के वहीं पे रहेगा। तो ये जो एक एडवांटेज ले रही हैं कंपनियां, ये गलत है जी। तो अगर हम, तो उसमें मेंथॉल डाला जाता है, वही 2 रुपए का मेंथॉल आप 80-100 रुपए में खरीद रहे हैं जी। तो जैसे आपने कहा पपीते का जो पत्ते हैं उसका जूस, तो फिर भी तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप प्लेटलेट्स, आप रॉ फ्रूट, हाँ आप रॉ फ्रूट हेल्दी फूड लीजिए ना, आप आपका रूटीन फूड लीजिए, कोई हर्जा नहीं। और पेन किलर्स पर्टिकुलरली अवॉइड करना है। जो भी दर्द निवारक गोलियां हैं वो कतई ना लें बिना फिजिशियन की एडवाइस के, ये सबसे खराब होते हैं इस। अच्छा, एक चीज़ मैंने कई बार सुनी थी कि अगर आपने कोई सिरप की बोतल खोल ली है तो फिर उसको 1 महीने के भीतर कंज्यूम करें, अदरवाइज वो 1 महीने में ख़राब हो जाएगी, सही है? नहीं, ये आपके आई ड्रॉप रहते हैं, ईयर ड्रॉप्स रहते हैं, इनमें रहता है कि आपको खोलने के बाद इसको इतने दिन में वापर लेना है, वो उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। कॉफ सिरप पे ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं रहते, यू कैन यूज़ इट लेटर ऑन ऑल्सो। खाली उसको ये है कि कूल डार्क प्लेस में आप रखें, उसको सनलाइट में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, एक्सपोजर में नहीं होना चाहिए। राइट। एक आजकल मैग्नीशियम की कमी लोगों में बड़ी कॉमनली देखी जा रही है। यही मैंने बताया ना, इतनी सारी मिलावटखोरी है, ये सब चीज़ें हो रही है, एडल्ट्रेशन हो रहा है, कि जिसकी वजह से इस टाइप की, पहले हम लोग नहीं देखते थे, टेस्ट भी नहीं होते थे, अभी हमको ये करना पड़ता है और हमको ऊपर से सप्लीमेंट देने पड़ते हैं। ग्रेट, बट ये इतना रेयर नहीं है, डोंट वरी। ग्रेट। थैंक यू वेरी मच सर, इतनी सारी बातचीत करने के लिए। आपने बहुत सारी छोटी छोटी बारीक चीज़ों के बारे में जानकारी देकर आई एम श्योर लोगों को हेल्दी लाइफ नहीं, मेरे को खुशी हो गई यदि इससे लोगों को बेनिफिट जरूर होगी, 100% होगा। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।